हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री सोच में। आज हम लोग अपनी ज्योग्राफी की सीरीज में आगे बढ़ते हैं। काफी दिन से इस पर वीडियो नहीं आ रहा था, इसके लिए क्षमा प्रार्थी है। देखिए, हमने जो अब तक जाना था वो केवल भारत की भौगोलिक स्थिति और उससे जुड़े हुए क्षेत्र, साथ ही साथ हमने जान लिया था पड़ोसियों के साथ में हमारी बाउंड्री कितनी शेयर करती है वो। और भौगोलिक विभाजन की जब हमने बात की थी तो भौगोलिक विभाजन को एक ओवरऑल हमने समझा था, साथ ही साथ एक भारत के भौगोलिक विभाजन का प्रथम पार्ट जिसमें हमने हिमालय के बारे में बड़ा डिटेल से अध्ययन किया था। ये सारी चीजें प्लेलिस्ट में आपको उपलब्ध है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से सब चीजों को आप विजिट कर सकते हैं। चलिए, आज हम एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं और परीक्षा के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि यहां से प्रश्न बनता है, साथ ही साथ ये रिलेटिव प्रश्न है। रिलेटिव इन एस्पेक्ट ऑफ कि अगर आप बात करते हैं भारत के सबसे समृद्ध राज्यों की तो वो सारे के सारे राज्य कहां पे हैं? मैदानी भागों में। समृद्ध इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन। ओके, हम अगर बात करें स्पेसिफिकली नहीं, सब समृद्धि का अगर आप दर्जा लेकर के चलते हैं कि सर सैचुरेट स्तर, तो वो नहीं है। पॉलिटिकल एस्पेक्ट में सबसे पहले यही राज्यों का उदय हुआ। सबसे पहले 16 महाजनपदों का उदय भी इन्हीं गंगा यमुना के मैदानों में हुआ था। साथ ही साथ बहुत सारे साम्राज्य जो भी स्थापित हुए तो कहा जाता था जिसने द्वार जीत लिया उसने भारत जीत लिया। इवन अंग्रेजों की अगर बात करें तो अंग्रेजों की भी जीत, जब तक वो दक्षिण भारत में केरल वेरल और इधर सूरत का बंदरगाह डेवलप कर लिए, सब कुछ जीत लिए, लेकिन उनकी इस असली जीत जो मानी जाती है वो 1757 की लड़ाई प्लासी के बाद में बंगाल की जीत को माना जाता है। बंगाल जीत लिया, मैदानी भाग में शुरुआत कर दी, क्योंकि एक्चुअल में अगर भारत की बात करी जाती है तो मैदानी भाग को ही आप सुपर मोस्ट रखते हैं। ठीक है, ये कहना थोड़ा सा सुपरफ्लुअस होगा कि नहीं एक्चुअल भारत मैदानी भाग, ऐसा नहीं है, लेकिन जिसने भी सत्ता इन राज्यों पे की उसने देश पे सत्ता की। आज भी देख सकते हो, आज भी कहा जाता है कि लोकसभा का रास्ता जो है वो कहां से होकर गुजरता है? यूपी बिहार से होकर। अगर इसने इस पॉलिटिकल पार्टी ने यूपी बिहार को जीत लिया तो वो लोकसभा को जीत लिया। ठीक है, ऐसे एस्पेक्ट हैं इस मैदान को लेकर के, तो इसको समझेंगे हम। इसके ज्योग्राफिकल डायमेंशंस, इसमें ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट क्या क्या है और फैक्ट कहां से बने। ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट समझना इसलिए आवश्यक है दोस्तों, क्योंकि ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट को समझे बिना आप फैक्ट रट सकते हैं लेकिन उसका प्रेजेंटेशन मेंस या पीटी के किसी पेपर में नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमने जो चीजें जानी उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे ऊपर हमने क्या जाना? हिमालय है, हिमालय को जान लिया, ये विशाल हिमालय। ठीक, हिमालय के बाद में दोस्तों नीचे प्रायद्वीप की पठार है। ये क्या है? प्रायद्वीप। मोटा मोटी बता रहे हैं, ऐसा नहीं है यहां साइड में छोटा छोटा मैदान में होगा, वो एक अलग बात है। ठीक, अब जो बीच का हिस्सा बचता है दोस्तों, ये हिस्सा आपका बचता है, ये है मैदान। क्या है दोस्तों? मैदान। पहला चीज हमने जान ली कि हिमालय और प्रायद्वीप के मध्य में जो स्थित है वो है उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है, अब सवाल उठता है कि उत्तर का विशाल मैदान बना कैसे? तो दोस्तों इसकी निर्माण कर्त्री जो नदियां हैं उन्होंने विशाल मैदान को बनाकर खड़ा कर दिया। कैसे? नदी तंत्र दोस्तों सबसे अहम जो हुए वो एक तो सिंधु वाला है, सिंधु का नदी तंत्र है दोस्तों। सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियां जो पंजाब से होकर बहती हैं और सिंधु पाकिस्तान चली जाती है और पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। ठीक, इधर यहां गंगा यमुना का द्वाब क्षेत्र, गंगा यमुना। ठीक, ये मेन फोकस्ड हैं जिन्होंने बनाकर तैयार किया है उत्तर की विशाल मैदान को। ठीक, एक और नदी है जो अहम भूमिका निभाती है, जो है हमारे पश्चिमोत्तर भारत की नदी, पश्चिमोत्तर भारत की नदी ब्रह्मपुत्र। लेकिन ब्रह्मपुत्र यहां अपने फ्लो के साथ में थोड़ा बहुत मैदान बनाती है ब्रह्मपुत्र। ठीक, सारे फैक्ट को आप लिखते जाएंगे अपने हिसाब से। ठीक है, आई रिपीट, मैदान कैसे बना है दोस्तों? सिंधु नदी से बना,
मैक्सिमम भाग गंगा यमुना से बना, इसको दोआब क्षेत्र बोला जाता है। जब भी इतिहास पढ़िएगा दोआब का जिक्र अवश्य आएगा, क्योंकि दोआब क्षेत्र से ही पूरा इतिहास ड्राइव होता है। चाहे मध्यकालीन भारत को पढ़ लो, प्राचीन भारत की बात कर लो, प्राचीन भारत में जो भी 16 महाजनपद थे सब इन्हीं नदियों के आसपास थे, ठीक है। और लास्ट वन है ब्रह्मपुत्र। इन्हीं तीनों ने मिलकर के मैदान की रचना की। अब मैदान होता कैसे है इसकी थोड़ी सी बात करेंगे। तो हमें जानना होगा नदी का फ्लो, नदी का फ्लो के बारे में जानना होगा। उसके बाद एक एक करके पढ़ेंगे। पहले गंगा यमुना का देख लेंगे क्योंकि मैक्सिमम पार्ट यही है। उसके बाद हम देख लेंगे सिंध वाला और लास्ट में ब्रह्मपुत्र, ठीक है। इस तरह से तीनों चीजों को हम जान लेंगे। बोर्ड पर कंटेंट लिखा है ना, जो वीडियो नहीं आगे तक देख करके बोर्ड कंटेंट को स्क्रीनशॉट मारने की कोशिश करें तो कुछ समझ में नहीं आएगा, बिकॉज दिस इज कोडिंग और आई एम हियर टू डिकोड इट। क्योंकि मैं जो आगे डिकोड करने वाला हूं कोडिंग को वो महत्वपूर्ण है, कंटेंट महत्वपूर्ण नहीं है। आप कहीं से भी मार्केट से कोई कंटेंट उठाकर पढ़ लेंगे काम नहीं हो पाएगा, चीजों को समझेंगे काम हो जाएगा। चलिए तो अब बात करते हैं मैदान बनता कहते हैं दोस्तों। तो मैदान बनने से पहले हम जानेंगे नदी के बारे में। तो इतना तो आप सर्वविदित हैं कि नदी जो है पहाड़ों से निकलती है, पहाड़ों से निकलती है और लास्ट में जाकर के अपने गंतव्य स्थल किसी न किसी समुद्र में जाकर के मिल जाती है। यही नदी है। कुछ सहायक नदियां हैं तो सहायक नदी मेन नदी में मिल जाएगी और जो मुख्य नदी है वो बाद में जाकर के किसी समुद्री भाग में मिल जाएगी। यही होता है। अब इस नदी के 3 मुख्य डायमेंशन होते हैं। सबसे पहला जहां नदी निकलती है उद्गम स्थल, फिर मध्य भाग और फिर अंतिम, ठीक है दोस्तों। उद्गम स्थल, मध्य भाग और अंतिम 3 डायमेंशन नदी के होते हैं। प्रथम जहां से उद्गम उसका हुआ इसको युवावस्था बोलते हैं, ये जो है। उसके बाद में यहां आ गया सेकंड और लास्ट में प्रौढ़ावस्था होगी दोस्तों, ठीक है। नदी जो है बूढ़ी हो चुकी है। अब जब नदी स्टार्टिंग में निकलती है तो नदी में वेग ज्यादा होता है। क्या ज्यादा होता है दोस्तों? वेलोसिटी इज वेरी हाई, वेग ज्यादा है नदी का। स्टार्टिंग में निकल रही है, पहाड़ों से गिर रही है, ग्रेविटी अपना काम करती है, ग्रेविटी उसका वेग बढ़ा देती है, ठीक है। तब नदी इस स्थिति में क्या करती है दोस्तों? इस स्थिति में नदी जो है अपर्दन का काम करती है। जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो अपर्दन की स्थितियां आपको पढ़नी पड़ेगी और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए वी शेप घाटी कहां बनती है, यू शेप घाटी कहां बनती है, गॉर्ज कहां बनते हैं। तो यहां नदी अपर्दन का काम कर रही है। स्टार्टिंग की फेज में नदी केवल काटेगी, पत्थरों को काटेगी, पहाड़ों को तक को काट देगी, घाटी बना देगी, वी शेप की घाटी बना देगी। इस तरह की पहाड़ काट दिए, ये वी शेप घाटी बन गई, इसमें से नदी बह रही है, वी शेप घाटी बना देगी। आगे ये वी शेप को और कटेगा तो यही वी जो है वो यू में चेंज हो जाएगा, यू शेप बन गई दोस्तों। ध्यान से सुनना चीजों को, ठीक है, बोर नहीं होना, ध्यान से सुनना, क्यों कॉन्सेप्ट है। अब नदी का वेग ज्यादा है दोस्तों। अब नदी केवल काटने का काम कर रही है। नदी पहाड़ों को काटती जा रही है, छांटती जा रही है, ठीक है, और अपने साथ अवसाद को आगे लेके चल रही है, ठीक। अब नदी जैसे ही मध्यावस्था में आती है, अब यह नदी 2 काम करती है, एक अपर्दन और अपक्षय, ठीक है। अपक्षय अपर्दन दोनों करती है। अपक्षय, आई एम सॉरी, कई बार ना टर्मिनोलॉजी गड़बड़ हो जाती है। कैसे कि इंग्लिश में टर्मिनोलॉजी जो है वो ज्यादा क्लियर है एज कंपेयर टू हिंदी, ठीक है। यहां केवल अपक्षय करती है, काटने का काम करती है, ठीक है। यहां डिपोजिट भी करती है। अब नदी ने सबसे पहाड़ के ऊपर से एक पत्थर को काटा, पत्थर चला आगे नदी के बहाव में बहता गया, पत्थर टूटता गया, छोटा होता गया। नदी पहले पत्थर आए, पत्थर से छोटे छोटे पत्थर बने, फिर वो पत्थर घिस गए तो आगे चल के बालू बन गई, फिर वो बालू और घिसी तो पत्थर क्या हुआ, टूटते उनका आकार जो है कड़वा का छोटा होता चला गया। आप देखे होंगे, अगर आप हरिद्वार जाते हैं, हरिद्वार तो गए होंगे, नहीं गए तो यूट्यूब वीडियो देख लेना कोई भी। हरिद्वार में प्रत्येक नदी की जमीन पे आप देखोगे तो छोटे छोटे पत्थर मिलेंगे, क्योंकि हरिद्वार वह स्थल है जहां नदी पहली बार जमीन पे आती है। शिवालिक की पहाड़ियों को काटती हुई जो लघु हिमालय है उसको काट करके पहली बार जमीन पे संपर्क में आती है नदी, और वहां नदी के तट पे क्या होते हैं दोस्तों? पत्थर।
अब यही पत्थर नदी के फ्लो के साथ में आगे आगे चलते जाएगी। अब नदी दोनों काम करेगी, इधर तो इसको काटेगी भी और डिपोजिट भी करेगी। जहां नदी का वेग कम हो जाएगा वहां पे क्या होगा, जो पीछे से अवसाद आ रही है वो डिपोजिट होते चले जाएंगे। नहीं समझे? नदी बोल्डर जैसे पत्थर लेके आ रही है, यहां वेग तेज है तो तेज वेग में क्या होगा, तो पत्थर डाल दो चाहे कुछ भी डाल दो तुरंत नीचे चला जाएगा उसके साथ। लेकिन जैसे मैदानी भाग में आती है तो ढलान कम हो जाता है, वेग जो है उसका कम हो जाता है। और जब वेग कम हो जाता है दोस्तों तो फिर क्या होता है, फिर नदी की गति कम हो जाएगी तो पत्थर का डिपोजिशन शुरू हो जाएगा। और डिपोजिशन शुरू हो जाएगा मैदानी भाग में, ढलान जो थोड़ा सा कम है एज कंपेयर टू पहाड़ी भाग के, तो डिपोजिशन कम जो है कटान जो है कम हो जाएगा, डिपोजिशन शुरू हो जाएगा। अब पत्थर धीमे धीमे आपस में घिसते रहेंगे, ग्रेविटी अपना काम करेगी और आगे चल करके यही पत्थर क्या है, मिट्टी का रूप ले लेंगे, बालू का रूप ले लेंगे। ठीक है, बालू मिट्टी सब कुछ होने लगा। नदी आगे बढ़ी दोस्तों, नदी आगे बढ़ी, नदी ने जमाव किया और आगे बढ़ती चली गई। नदी ने अपने तट पे जमाव कर दिया, अब नदी ने यहाँ ये स्थल छोड़ करके और आगे बढ़ गई नदी, क्योंकि तट पे जमाव हो गया, ये स्थल और बढ़ते चले गए। तो धीमे धीमे इसी प्रक्रिया से हजारों सालों में ये गड्ढे बढ़ गए गंगा यमुना के और मिट्टी बन गई। ठीक है, ये मध्य भाग में है, तीसरे भाग पर भी नहीं आए हैं। अब नदी यहां डिपोजिट कर रही है और नदी आगे बढ़ रही है, तीसरे भाग में चली जाती है, फिर नदी क्या करती है, अपना पानी समुद्र में छोड़ देती है। उस स्थिति में नदी क्या बनाती है, डेल्टा। सबसे अंतिम अवसाद जो भी है नदी ले जाकर सारा समुद्र में गिर देती है और समुद्र और नदी के मध्य में कुछ इस तरह आकृति बनती है, इसको डेल्टा बोलते हैं। सबसे बड़ा डेल्टा दुनिया का सुंदरबन का डेल्टा है, नदी डेल्टा। कहां है, गंगा नदी पर है। गंगा नदी जब गिरती है बे ऑफ बंगाल में, वहां सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। तो तीनों अवस्था समझ गए। लास्ट अवस्था में नदी बिल्कुल बहाव में कमी आ जाएगी और अपना जो भी डिपोजिट है सबको छोड़ देगी, यहां डिपोजिट करेगी भी, मतलब जो भी अवसाद लेके आ रही है अपने साथ में जो भी चीजें लेके आई वो छोड़ेगी भी और उसे काट करके आगे भी ले जाएगी। ठीक है, तो अब जो हमें तो पढ़ना है वो मध्य भाग पढ़ना है, क्योंकि इसी मध्य भाग में डिपोजिशन के थ्रू क्या बनता है दोस्तों, मैदान बनते हैं। ठीक, बिल्कुल क्लियर हो गया है, क्रिस्टल क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमें ये चीज पढ़नी है। अब जब स्थलाकृति पढ़ेंगे तो आपको कई चीजें जाननी पड़ेंगी, जैसे गोखोर झील क्या होती है, ठीक है, जड़ोल पंख क्या होता है, इत्यादि इत्यादि। ठीक है, वो इसको पढ़ने से फायदा क्या होगा, वो ये होगा दोस्तों कि आप अंदाजा लगा सकेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए गेहूं के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है, तो आपको अगर बेशक याद नहीं है तब भी इतना आपको पता होना चाहिए गेहूं की खेती कहां होती है, जड़ोल मिट्टी में। और जड़ोल मिट्टी कहां पाई जाएगी, जहां जमुना का, गंगा यमुना या किसी नदी का मैदानी भाग होगा। मैदानी भाग में जड़ोल मिट्टी में ही गेहूं होगा। अब वो केरल आगे हो जाएगा तो केरल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। आपसे कहूं नॉर्थ ईस्ट का कोई राज्य हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, क्यों, पहाड़ी एरिया है, मिट्टी नहीं है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं फसलों के हिसाब से, फसलों को थोड़ा सा नॉलेज, थोड़ा ज्योग्राफी का नॉलेज, और आप अच्छा परफॉर्मेंस कर जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखो नदी का भाव समझ लिए, अब आगे चलते हैं। अब देखो हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं गंगा यमुना का मैदान। ठीक है, गंगा यमुना के मैदान पे है, इसके 3 भाग होते हैं दोस्तों। सबसे पहला भाबर, फिर तराई क्षेत्र और लास्ट में बांगर। ठीक है।